तो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ भी आएगा। इसका मतलब प्रोडक्शन का क्या है, रिलेशनशिप बताना होता है। तो वो किसके साथ होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ होता है, क्योंकि प्रोडक्शन का बेसिक फंक्शन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, आपने सबसे सीखा भी होगा, सबने आपको सिखाया भी होगा। तो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है जब भी आप कोई भी काम करते हो, वो हमेशा आज आपको मैक्सिमम चीज़ मिली है तो हमेशा वो बढ़ती नहीं जाएगी, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएगी, चीज़ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका मेन रीज़न क्या होता है, सबसे मेन रीज़न तो एक ये है कि स्केर्सिटी होती है फैक्टर की, मतलब चीज़ों की कमी होती है जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाता है। बाकी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशनल बिटवीन फैक्टर, जो फैक्टर होते हैं जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर हो गया, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनके बीच में ना जो सब्स्टिट्यूशन वो बिल्कुल सही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही है, बोथ। इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन। तो मैंने आपको 2 लॉ पढ़ाए थे। लॉ ऑफ प्रोडक्शन में बताया था आपको शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट को बोलते हैं वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये तो आपको सबको अच्छे से आता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्निंग, इंक्रीजिंग रिटर्न, या लॉ ऑफ रिटर्न स्केल। तो आंसर है लॉ ऑफ रिटर्न स्केल्स। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रेशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में जो आपका कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किस में अच्छा फील करता है। रेशनल का मतलब होता है वो सोच समझ के प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर जो सोच समझ के काम करता है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, तो याद रखना वो सेकंड स्टेज में होता है, वो सेकंड स्टेज में होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आता है। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न आता है, मतलब टोटल में हमेशा कम होना स्टार्ट हो जाता है, टोटल में कुछ ऐड कम होना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यही क्वेश्चन आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में लास्ट ईयर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बेसिक में इससे पहले जो मैंने समझाया आपको, जो भी हमारे बच्चे उनको तो हमने समझा दिया, बाकी आपको एमसीक्यूज आपने पढ़ा भी होगा। देखो क्या है इसमें, बेसिकली मैंने बोला एक ही ग्राफ को याद रखो, ये होता है आपका मार्जिनल जो नेगेटिव हो जाता है, इसमें ये एवरेज बढ़ता है लेकिन ये कम होना, नेगेटिव नहीं आता, और टोटल प्रोडक्शन ऐसे बढ़ता है। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम होता है जब 0 हो जाएगा, मार्जिन मतलब कुछ ऐड होना, तो टोटल प्रोडक्शन उस टाइम क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद वो बढ़ेगा नहीं, ये मैक्सिमम होता है। मतलब जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, क्या दोनों की दोनों एमपी और एपी राइज होते हैं। कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, देखो पहले स्टेज की बात कर रहा है। इस केस में क्या एमपी एपी राइज होते हैं, बिल्कुल दोनों की दोनों राइज होते हैं। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन भी राइज होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी राइज होता है। देखिए जब भी एवरेज प्रोडक्शन राइज होगा, मैंने बताया हुआ अच्छे से, मार्जिनल प्रोडक्शन हमेशा एवरेज से ज़्यादा होगा, दोनों इंक्रीज़ होंगे। जब एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो एवरेज प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो इस केस में आएगा पहले वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। तो किस टाइम पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर, सारे फैक्टर चेंज होने हैं, तो वो लॉन्ग रन में होते हैं। शॉर्ट में क्या होता है, एक ही फैक्टर चेंज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर अमंग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसको मैक्सिमम गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे फिक्स फैक्टर काम करता है। बेटा एक वेरिएबल, रेस्ट 3 फिक्स होते हैं। इसका मतलब काम तो दोनों कर रहे हैं ना, तो आंसर इसका बहुत आएगा, ये दोनों उसके पार्ट हैं। ठीक है, चलिए। दिस साइकिल विच इंक्रीज फर्स्ट एंड आफ्टर बीइंग कांस्टेंट स्टार्ट टू रिड्यूस इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा साइकिल होता है जिसमें पहले तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव की बात नहीं करी है। तो इस केस में आप आंसर क्या लगाओगे गाइज। सबसे पहले देखिए एवरेज प्रोडक्शन बिल्कुल पहले इंक्रीज़ होता है, कांस्टेंट होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही आता है, उसमें ये स्टेज आती है। मार्जिनल प्रोडक्ट में भी पहले इंक्रीज़, कांस्टेंट जब 0 होता है उसके बाद डिक्रीज बिल्कुल आता है।
टोटल प्रोडक्शन में पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो 99% आंसर होता ही है, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगी तो ऑल ऑफ दीज लगा देना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, इसको सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए, क्या लैंड होता है? क्या लैंड होता है? बिल्कुल होता है। लेबर होती है? बिल्कुल होता है। कैपिटल होता है? बिल्कुल होता है। और एक एंटरप्रेन्योर भी होता है। चलिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल इज रिलेटेड टू। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके रिलेटेड है? तो आपको मैंने बताया था शॉर्ट रन के, ठीक है, पहले पढ़ लिया हमने क्वेश्चन 12। देखिए, एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्टिव फैक्टर कौन सा होता है? तो लेबर इसका एक्टिव फैक्टर होता है, जो एक्टिव होकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, डेली अप एंड डाउन वगैरह। तो इसको अब एक्टिव फैक्टर ऐसे याद। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द शॉर्ट रन एज इकोनॉमिस्ट यूज द फ्रेज इज करेक्टराइज्ड बाय। जो शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती है इकोनॉमिक्स में, आप टर्म पढ़ रहे, शॉर्ट टर्म जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, तो इसको किस तरीके से करेक्टराइज कर सकते हो? देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, और है कि इसको कर लो एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म्स नीदर लीविंग नॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री। चलो, मान लीजिए आपको ये आगे वाली बात समझ नहीं आई, लेकिन इतनी बात तो समझ आई है कि जो आपका शॉर्ट रन है उसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ही फिक्स किया जाता है। यहाँ तक तो ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे अभी इसमें डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली अ पीरियड विच इज़ शॉर्टर देन 1 ईयर। तो ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। मैंने बोला ना, एज के रिलेटेड होता नहीं है ये, 2 साल के नीचे भी शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट रन में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड नो वेरिएबल में। क्या सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं शॉर्ट में? वो तो लॉन्ग में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड, क्या सारे इनपुट वेरिएबल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। इसका मतलब अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो भी मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक बात आए तभी आंसर होगा। यही तो चीज़ होता है कि पढ़ना और एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना, दोनों में फ़र्क होता है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एग्ज़ाम के अंदर आती हुई चीज़ को छोड़ के आओगे, ये कंफर्म होता है, ठीक है। और JKSS भी आपको इतने अच्छे तरीके से करवा रहा है, इतने MCQs करवा रहा है कि इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, आएगा तो भी आंसर करके आ जाओगे, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आता होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। तो कौन सी चीज़ है जो मनी कॉस्ट में इंक्लूड होती है? पहला ऑप्शन क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, तो मनी कॉस्ट में बिल्कुल आएगा। एक्सप्लिसिट, देखो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिटीज मैंने आपको, ठीक है, इम्प्लिसिटीज और एक्सप्लिसिट मैंने आपको कॉस्ट में पढ़ाया था। मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया था, कॉस्ट भी पढ़ाया था मैंने आपको। एक्सप्लिसिट क्या होता है? मान लीजिए आपकी इनकम है 10,000, आप बाहर पिकनिक जाते हो घूमने, तो आपने 5,000 खर्चा कर दिया। तो ये जो बाहर आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया ना, इनकम के बिना भी जो एक्स्ट्रा खर्चा, जो आप नहीं जाते तो नहीं होता, ये होता है आपके एक्स्ट्रा खर्चे। लेकिन इम्प्लिसिटी कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, मान लीजिए आपकी 20,000 सैलरी है, आप 5 दिन का हॉलीडे लिए, यहाँ पे 5 दिन का हॉलीडे लेके आप बाहर गए तो इतना खर्चा कर दिया। अब आप 5 दिन का हॉलीडे लेके बाहर गए, आपने 5,000 खर्चा करा, ये तो हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन आपने 5 दिन यहाँ से छुट्टियाँ ली, तो इसकी सैलरी भी आपकी कट जाएगी, ये हो गया आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट। तो इसमें मनी के अंदर सब कुछ आता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुई अभी। इफ़ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू डैट। ये 4 ऑप्शन है, देखो पहले समझा देता हूँ मैं। देखिए, बोल रहा है कि अगर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये होता है अगर आप इसका मार्जिनल एवरेज, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, इट मस्ट बी। तो देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करना है? एवरेज से कम करना है, यही बोल रहा है ना, बिलो, कम करना है। तो मैंने बताया था ना कि AP आप कम होंगे तो MP से ज़्यादा हो जाओगे, MP से ज़्यादा हो जाओगे। अगर आप इंक्रीज़ होंगे तो MP आपसे ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ये। तो इसका आंसर होगा कि AP इज़ फॉलिंग। क्या आंसर होगा इसका? AP डिक्रीज़ होगा तभी ऐसा होगा, डिक्रीजिंग में एवरेज प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। चलिए, चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी इफेक्ट। अगर आप प्रोडक्शन चेंज, मतलब चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी इफेक्ट, जो चेंज इन प्रोडक्शन में चेंज आता है वो किस किस को इफेक्ट होता है? बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स कॉस्ट, नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आएगा ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्शन में फ़र्क तो वही डालेगा ना जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो चेंज ही नहीं करे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट वाला।
बट हैपन्स व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन, ऐसा क्या होगा जब आपका प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करे, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन कर जाए, वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो, फिक्स कॉस्ट बिकम जीरो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जब आप वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट जीरो कर दोगे। जब आपका कॉस्ट चेंज होना जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन जीरो हो गया। तो इस केस में आंसर आएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, आपको मैंने बेसिक में ही पढ़ाया था, हर जगह आ रहा है क्वेश्चन ये। चलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम देखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप सेक्रीफाई कर रहे हो, मतलब दो चीज़ों में एक चूज़ कर रहे हो, एक को छोड़ना पड़ रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वो जो छोड़ रहे हो, सेक्रीफाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब पैसों के टर्म में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, फिर से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज़ ही कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट? तो डेफिनेटली एवरेज कॉस्ट जब डिक्रीज़ होता है, एवरेज कॉस्ट जब आप डिक्रीज़ होते हो तो आप बड़े हो जाते हो मार्जिनल कॉस्ट, इतना पता हो तो आंसर आ जाएगा। चलिए एवरेज कॉस्ट बड़ी करनी है तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट मार्जिनल से बड़ी, आंसर आ गया। छोटी नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, नॉट इक्वल, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। मान लो इक्वल आपको नहीं पता तो भी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन आएगा आपको, ठीक है। व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोला जाता है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बताया, अल्टरनेट जिसको आपने छोड़ दिया तो बिल्कुल सही है। द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बिल्कुल सही है, जो आपको फ़ायदा हो सकता था उस चीज़ में वो आपने छोड़ दिया तो बिल्कुल सही है। ट्रांसफ़र अर्निंग बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ दी, जिसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी? अच्छा क्वेश्चन है। रिटर्न टू स्केल बिल्कुल सही है, ये क्या है? लॉन्ग रन वाला आता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर बिल्कुल सही है, यही तो होता है सेकंड स्टेज के अंदर कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, तो यही तो है आपका शॉर्ट रन वाला। लास्ट में डेफिनेटली आंसर होगा जो आपने नहीं पढ़ा था, यही इसका आंसर होगा। आई बात समझ? तो ऑप्शन से आंसर निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, एवरेज हमेशा क्या होता है? टोटल बटा जो भी क्वांटिटी होगी, इसका मतलब डिवाइड में आएगा। डेफिनेटली मल्टीप्लाई में टोटल वैल्यू निकलेगी, टोटल वैल्यू को प्लस कर दो क्वांटिटी से नहीं आएगी, टोटल वैल्यू से क्वांटिटी नहीं आएगी, तो आंसर क्या होगा कि टोटल वैल्यू जो है उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करो, वही फिक्स्ड और ये दोनों यूज़, क्योंकि बाकी फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है, तो आंसर आ जाएगा ये। आगे देखिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाइज, तो इसका क्या मतलब होता है? डिमिनिशिंग मतलब कम होता हुआ मार्जिन, मतलब मार्जिनल पहले 10 आ रहा था अब 8 आ रहा है, 6 ऐसे कम होता है, उस केस में क्या होता है? ये डिक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट को डिक्रीज करता है, तो ये बिल्कुल सही होता है। आगे देखिए। डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट को डिक्रीज करता है, तो बिल्कुल सही होता है। आगे देखिए। इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्ट है डिमिनिशिंग रेट, बिल्कुल सही होता है। देखिए ये स्टेज ऐसी थी, मैंने आपको टेबल से अभी भी रिवाइज में भी समझाया था। देखो मार्जिन का मतलब कि बढ़ तो रहा है लेकिन कम कम बढ़ता जा रहा है, पहले 10 था फिर 8 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ करेगा, टोटल तो इंक्रीज़ करेगा। दूसरी चीज़ जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो सामने बोल रहा है डिमिनिशिंग में क्या होता है? कम हो रहा है, तो मार्जिनल कम हो रहा है, बिल्कुल सही है। डिक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट, तो अगर कोई चीज़ कम ऐड हो रही है तो एवरेज भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द दीज, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। इन विच मार्केट ए आर इक्वल टू एम आर, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको कौन सी है ये? आपकी मोनोपोली, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, या बहुत ए एंड बी परफेक्ट, तो इसका आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसमें क्या होता है? प्राइस ये सब कुछ इक्वल होता है, ये मार्केट का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे देखिए 27 देखिए। इन मोनोपोली एंड मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, तो इसमें क्या होता है? तो ये बेसिकली आपके मार्केट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन का जिसमें ए आर एम आर से ज़्यादा होता है, एवरेज रेवेन्यू आपका मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मार्केट का क्वेश्चन, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। आगे देखिए। इन परफेक्ट कंपटीशन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है? आपको पता है ए आर और एम आर कांस्टेंट होता है, तो आंसर होगा बहुत ए आर एंड एम आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो कुछ क्वेश्चन आ गए थे आपके मार्केट के। इन विच मार्केट ए आर कर्व्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको पता है ये आपकी कंपटीशन, जब प्राइस फिक्स है तो एवरेज भी फिक्स है, मार्जिन रेवेन्यू भी फिक्स है, एवरेज रेवेन्यू फिक्स है, इसका मतलब इसके जो पैरेलल आ रही है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। ये आपका
मार्केट का टाइप, आप मार्केट में ये समझोगे क्वेश्चन फिर से। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, द बेसिक कंडीशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज। तो फर्म्स की बेसिक कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हो? जब आप मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, जब मार्जिनल रेट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो, जब मार्जिनल रेट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो, जब एसी। तो आंसर होगा जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। ये मैंने क्लास के पहले ही बता दी, जब आपको मार्केट करवाया था ना, ये टर्म मैंने आपको तब करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी फंक्शन का वर्ड आएगा प्रोडक्शन का फंक्शन, फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप की बात होगी। बोल रहा है कि इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी आउटपुट। तो बिल्कुल मैंने अभी बेसिक में समझाया था, इनपुट आउटपुट का रेशियो होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। टेल्स अस द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। तो ये भी बिल्कुल सही है, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा, ये भी प्रोडक्शन का फंक्शन होता है। आगे देखिए, अभी अगर आपको ये नहीं पता तो भी आंसर आ चुका है, क्योंकि ऑप्शन ही यही है, ऑल ऑफ दीज। एक्सप्रेस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सही था। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक में समझाया भी था, रिपीट जब मैं आपको अभी इसके एमसीक्यूज़ के पहले जब मैं आपको रिवीजन करवाया तब भी मैंने आपको बताया। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ लिया आपने, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्ट फंक्शन एग्जिस्ट। बोल रहा है कि जो वेरिएबल प्रोपोर्शनल टाइप है वो किस प्रोडक्शन फंक्शन में एग्जिस्ट करता है? तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किस में करता है? शॉर्ट रन में करता है ना, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में क्या होता है? जब आपका एक वेरिएबल फिक्स होता है, एक चेंज होता है, बाकी सारे फिक्स होते हैं। व्हेन विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज चेंज इन द फैक्टर रेशियो। तो जब भी आपका प्रोपोर्शनल की बात आएगी तो इसमें आपका क्या आएगा? हमेशा इसमें एक आपका फिक्स होगा, बाकी चेंज होगा। बोल रहा है कि व्हेन विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। बोल रहा है कि जब लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, मतलब ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, जब लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, कैसे होता है? इज देयर चेंज इन द फैक्टर रेशियो। जो उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, जो फैक्टर था जिसको उसको जिस हिसाब से चेंज करोगे उस हिसाब से प्रोडक्शन चेंज होगा ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, when it is possible to increase output by increasing the application of the variable factor। देखो ऑप्शन देख लेते हैं। ए और बी बहुत है, अब ए और बी बहुत है, इसका मतलब यहाँ तो ए तो हो गया, इसके साथ बी आएगा कि नहीं आएगा यही मुझे चेक करना है। बोला है कि when it is possible to increase output, बोला कि आउटपुट इंक्रीज होगा, आप चॉकलेट बना रहे हो वो बढ़ेंगे, कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। बिल्कुल सही है, अगर आप एप्लीकेशन जो आप वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, जो भी आप फैक्टर एक जो चेंज हो रहा है उसको आप चेंज कर रहे हो, उसको इम्प्रूव कर रहे हो, तो उस केस में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही है, शॉर्ट रन की बात है। अब ऑप्शन के हिसाब से चलें, ए तो सही था, बी और ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको आंसर लगा सकता हूँ। ठीक है, ये लॉन्ग रन का पार्ट था। चलिए ए और बी इस ऑप्शन का आंसर है। देखो ये चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको कंसेप्चुअल बेसिक सब नॉलेज दे चुका हूँ, इवन की रिवीजन भी करवा चुका हूँ। और ये एमसीक्यूज़ एज अ प्रैक्टिस आपको सिर्फ बताना है कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें हम मैक्सिमम सिखा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ बता जरूर सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो भी आप कर लोगे, क्योंकि आपका दिमाग इतना डेवलप हो चुका है कि आप क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन इसी का यूज़ करके कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 100% क्वेश्चन आते हैं तभी आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 50% भी आता है तो भी अपनी नॉलेज से आप 50% का यूज़ करके ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट सिंगल रन में, ये है एवरेज, कभी नेगेटिव नहीं होता, ये टोटल। तो मार्जिनल का नेगेटिव होने का मतलब क्या है? मतलब जो चीज़ें ऐड होनी थी, कुछ ऐड होना, उसी को मार्जिनल बोलते हैं। अगर कुछ ऐड ना होके उल्टा कम हो रहा है, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, टोटल आउटपुट विल बिगिन फॉल। तो ये मैं आपको ग्राफ में बहुत बार, मतलब 2500 बार समझा चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, चलिए इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है, इस केस में क्या होता है? देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करना। डिमिनिशिंग क्या होता है? मतलब जब आप, ये सेकंड स्टेज की बात हो रही है, फेज़ 2 में क्या होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न आता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब यहाँ पे आपको 10 चीज़ें एक्स्ट्रा मिली थी, अब 10 नहीं अब 8 होंगी, 6 होंगी, ऐसे कम होता जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, लेकिन कम रेट से। मतलब मार्जिन कुछ आ तो रहा है, पहले 10 तब 8 आ रहा है, लेकिन 8 तो आ रहा है ना, फिर 6 आएगा, 6 कम तो आ रहा है ना, इसलिए वो इंक्रीज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा लेकिन स्लो रेट से होगा, सेकंड स्टेज में ये होता है। टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज नहीं होगा। आगे देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा, बिल्कुल सही होगा। जो आपकी चीज़ें ऐड हो रही थी वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आंसर को होगा बोथ ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। देखो जो सेकंड फेज है उसमें क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, बिल्कुल सही है। इज एग्जीक्यूटेड वाई द फॉलोइंग टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, अभी आपने ऊपर जस्ट पढ़ा, इसको लॉजिकली लगा सकते हो। सेकंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता मिलेगा आपको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब ऐड तो हो रहा है चीज़ें, पहले में 20 ऐड हुई, सब में 20-20 हो रही है, तो कांस्टेंट हो गया, गलत हो गया। पहले में 3 ऐड हुई, फिर 4 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये भी गलत हो गया। डिमिनिशिंग में कम होना चाहिए। इसमें देखिए 20-40 ये कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल गलत है ये। इसमें देखिए पहले 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इसका मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में। तो यही इसका आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये इसको डी कर लो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। चलिए, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जब आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाता है तो मार्जिन मतलब कुछ ऐड होता जा रहा है। जब आपका यहाँ पे ऐड होना बंद हो गया, मतलब अब ऐड कुछ नहीं हो रहा, 0, अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, देखिए वो यहाँ होता है। देखिए ये टोटल, जब आपका मार्जिन बढ़ता 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 यहाँ तक कम भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके 0 हो गया, अब मार्जिन कुछ नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप बोलोगे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन अगर 0 होगा तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बहुत बार समझाया भी था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए, आप इकोनॉमिक्स में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले सकते हो, साइंस में 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हो अगर आपने मेरे लेक्चर पूरे देखे हों। ठीक है, और अगर आप वो करके आप मेरे साथ MCQs प्रैक्टिस कर लेते हो, गाइस कुछ भी नहीं बचेगा, बिलीव मी। आपको हमने कम से कम भी ऐसा कोई सोर्स ही नहीं यहाँ से नहीं पढ़ाया हो, इवन कि 5 से 6 बुकों को इकट्ठा करके वहाँ से पढ़ाया हुआ है और 10 साल के पुराने पेपर को एनालिसिस किया हुआ है। इससे बाहर कुछ नहीं बचेगा आपके लेवल पे। आप इसको कर लेते हो तो सफिशेंट होगा। मैंने बहुत बेसिक से बच्चों की तरह इकोनॉमिक्स पढ़ाया और साइंस पढ़ाया। अगर अभी भी आप नहीं कर पाओगे तो मुश्किल होगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका कोई सेशन वीक है तो अभी भी आपके पास टाइम है। इवन कि बाकी वाले जो बोल रहे हैं फ्री वो तो नोट्स भी आपको 15-15 के देते हैं। हमने आपको कोर्स 3 कोर्स कंप्लीट जिसमें 5 से 6 टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको 499 में कर दिया। आपको नोट्स उसमें दे रहे हैं, हम आपको PDF दे रहे हैं, 700 तक लेक्चर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट 50+ मॉक टेस्ट होंगे, इसमें सेक्शनल चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे, यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट होंगे, MCQs करवा रहे हैं, PDF मिलेगी। इससे ज़्यादा और क्या देंगे। इतने की तो बेटा बुक भी लेने जाओगे वो भी 5000 की आएंगी। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। अगर अभी भी कमी है तो टाइम है एग्जाम के लिए, अभी भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ आ रहे हैं, इसको पढ़ो आप, इंप्रूव होगा बहुत कुछ आपका। चलिए क्वेश्चन देखिए, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज 120 यूनिट एंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर 6। तो एवरेज क्या होता है कि टोटल बटे कितने वेरिएबल यूनिट थे। तो कितना आंसर आ गया, 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, एवरेज प्रोडक्शन आना चाहिए। आगे देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न इंप्लाइज, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया, 3 बार आ गया क्वेश्चन ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा लॉ ऑफ वेरिएबल का पार्ट नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म का पार्ट नहीं है, ये मुझे बताना है। इंक्रीजिंग रिटर्न बिल्कुल होता है, कांस्टेंट रिटर्न पता नहीं, डिमिनिशिंग रिटर्न तो होता है, नेगेटिव भी होता है, मार्जिन नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब कांस्टेंट इसमें नहीं होता। मैंने स्पेशली पॉइंट भी मेंशन करवाया था। और इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्क्वायर नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताओगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, लिख के बताओगे कौन सा होगा। सो आई होप कि आपको आज की क्लास से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपको पता चल गया होगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं क्या उसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।